शुरुआत में हम एक खूबसूरत जगह को देखते हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर पाई जाती थी और सीढ़ियों की मदद से उस जगह पर जाया जाता था। और उस जगह के बारे में हमें यही बताया गया था कि यहाँ पर ताई ज़ैंग के इंटरनल डिसिपल रहते हैं। तो तभी हम फिर कुछ डिसिपल्स को देखते हैं जो कि अब सीढ़ियों की मदद से ऊपर जा रहे थे। फिर हमें यही बताया गया था कि अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल माउंटेन के ऊपर पाया जाता है। और इसकी ऑरा की बात की जाए वो भी थिन है, लेकिन अगर बाकी प्लेसेस की बात की जाए तो ये जगह उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा उन लोगों को यही बता रहा था कि जो कोई भी यहाँ पर डिसिपल के तौर पर लिया जाता है, अगर उनकी पावर की बात की जाए तो सच में उनकी पावर का लेवल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है। या तो वो ड्रैगन्स के होते हैं या फिर वो फिनिक्सेस होते हैं। अगर यहाँ पर तुम लोग ट्रेनिंग करो और अच्छे से कंसंट्रेट करो तो तुम जल्द ही नए लेवल पर पहुँच जाओगे, वरना तुम्हें 3 से 4 साल या 5 साल तो लगे जाएंगे। और उसके बाद तुम लोग मास्टर डिसिपल बन जाओगे। वहाँ पर नीचे खड़े हुए बच्चे जब ये बातें सुन रहे थे तो इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। फिर वो सारे बच्चे एक साइड पर देखकर ये कह रहे थे कि मास्टर हमें ये तो बताएं कि वो आखिर कौन है, क्या वो भी हमारे इंटर्न डिसिपल में से एक है। वो वहाँ पर लड़का सफाई कर रहा था, उन्हें देखने के साथ वो बच्चे यही कह रहे थे कि क्या इसके पास 18 या 19 ईयर का तो ये होगा। क्या इसके पास भी कोई पावर है या ये यहाँ पर डिसिपल के तौर पर काम करता है। क्योंकि हमने तो सुना था कि यहाँ पर मैक्सिमम 15 ईयर के लोग आ सकते हैं। इसकी एज की बात की जाए तो ये तो हमें काफ़ी ज़्यादा एज का लग रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो ये सुनने के साथ उनका बड़ा भाई यही बता रहा था कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये यहाँ पर 10 सालों से है। और अगर इसकी किस्मत की बात की जाए तो उसमें यूज़लेस बनना लिखा हुआ है, तो इसलिए तुम इससे कुछ भी मत सीखना। वो वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट को यही बता रहा था कि अगर इसके सरनेम की बात की जाए तो ये है ये, और ये यहाँ पर सफाई का काम करता है। अब हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो तुम बच्चे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डिवाइन हॉल जाकर दिखाता हूँ। वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो ये पीछे से उन्हें देख रहा था। अब वो लोग जैसे वहाँ से चले गए थे तो ये देखने के साथ ही यही कह रहा था कि मेरे पास अब सही रास्ता है। तो इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज़ करने लग गया था ताकि वो वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करके जल्द से जल्द सफाई कर सके। वो वहाँ पर फुर्ती दिखाकर जितने भी नीचे पत्ते पड़े हुए थे अपनी पावर का यूज़ करते हुए जल्दी से जल्दी उन्हें बास्केट में डाल देता और इस तरह वो सफाई करने में कामयाब हो चुका था। तो तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है कि बड़े भाई, तो वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था कि आखिर अब कौन आ गया। तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा था जो कि उसे यही बता रहा था कि मिस की छिन मेरे साथ आई हैं और ये यहाँ पर आपको देखना चाहती हैं। अब वो छोटे बच्चे का नाम पो था। तो आगे बढ़ने के बाद शिन यही कह रही थी कि जितने भी यहाँ पर नए स्टूडेंट आए हैं, लगता है कि पो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा करीबी लग रहा है। पो ये सब कुछ सुनने के बाद उन लोगों को यही कह रहा था कि मुझे काम के सिलसिले में नीचे टाउन में जाना होगा, तो आप लोग यहाँ पर रुक कर आपस में बातें करें, मैं बाद में आ जाऊँगा। अब उसके जाने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ ये शिन को यही कह रहा था कि अगर तुम्हारी बात की जाए तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर अक्सर आया करो, लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कहा करेंगे। तो इस पर शिन से यही कह रही थी कि तुम ये मुझे कह रहे हो कि मैं टैलेंटेड हूँ, तुम्हें पता नहीं कि तुम एक जीनियस थे जब तुम 8 साल के थे। जब तुम्हारी पावर लोगों ने देखी तो वो सारे के सारे हैरान हो गए थे। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब बॉडी को अनचेंज तकनीक में ट्रैप हो चुके हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ही तुम इसमें से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा मुकाबला करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं होगा और तुम यहाँ पर प्रिंसिपल के तौर पर दोबारा एक्सेप्ट कर लिए जाओगे। चलो ठीक है, तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं चेक करना चाहती हूँ कि तुम किस लेवल पर हो। वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है वो उसके लेवल को चेक करती है और उसी के साथ फिर वो हैरान हो गई थी। वो यही कह रही थी कि ये बोला कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम तो 3rd लेवल तक पहुँच चुके थे ना। फिर बोला तुम्हारी बॉडी 1st लेवल तक कैसे आ सकती है, वो भी दोबारा। अगर तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के बात की जाए तो ये तो बैकवर्ड जा रही है आगे जाने के बजाय। पिछले 3 से 5 सालों में तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इवन अब ये कल्टीवेशन लेवल 1 लेवल तक पहुंच चुका है। तो तभी फिर वो उसे साइड पर धक्का दे देती है। तो ये देखने के साथ ये हैरान हो गया था कि आखिर शिन को क्या हो गया, ये मुझे क्यों धक्का दे रही है। तो बाद में पता चलता है कि वहाँ पर एक सवार उसकी तरफ बढ़ रही थी, तो शिन उसे सवार से बचाने के लिए दूर हटा देती है। तो जिस वजह से ये तो सवार से बच गया था और वो सवार सीधी जाकर दीवार में लगती है। और फिर ये सब कुछ देखने के बाद शिन जिस लड़के ने उस पर सवार फेंकी थी उसे ये कह रही थी कि तुम एक बास्टर्ड हो, तुम मुझे फेंकते वक्त क्या सोच रहे थे। तो इस पर वो लड़का आगे बढ़कर ये मजाक उड़ाने लग गया था कि अगर मैं यहाँ पर लू की बात करूँ तो वो अभी भी कम ही है, वो यहाँ पर क्यों काम कर रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
और फिर वो गुस्से से जू को यही कह रहा था कि तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम किन की शेन से दूर रहा करो, लेकिन फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे। लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। मैं भी चाहता हूँ कि तुम कहीं छुप जाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम पर अटैक किया तो उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। तो ये सब कुछ सुनने के साथ वहां पर खड़ा हुआ अब यूं यही कह रहा था कि लगता है कि मुझे अब रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लग गया था। तो वहां पर खड़ी हुई किन हैरानी से ये सब कुछ देखे जा रही थी। और फिर वही लड़का पीछे से आगे बढ़कर किन को यही कह रहा था कि जूनियर सिस्टर, आपको इस इडियट में क्या नजर आता है जो आप इसके पीछे पड़ी हुई हैं। क्या तुम भूल गई हो कि हमारे मास्टर ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है। अब वहां अंदर जाते हुए वही जू अपने आप से यही कह रहा था कि बस तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सिर्फ एक ही स्टेप दूर हूँ। अगर मैंने अपनी हेजमोनिक बॉडी को गेन कर लिया तो मैं तुम सबसे बदला लूंगा जिसने मेरे साथ ज्यादती की है। तो तभी हम देखते हैं कि वो अब अंदर जाता है और वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने लग गया था। अब वो हमें यही स्टेप्स बता रहा था कि पहला स्टेप में हम की को क्वेंच करते हैं, गैदर करते हैं, फिर एनर्जी को कंडेंस करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा पहला स्टेप होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। और फिर हमें वो दान त्यान के बारे में बता रहा था कि जब हम 9 टर्न कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद ही हम दान त्यान को 9 टाइम्स तक पहुंचाते हैं। तो उसे रिफाइन करना अच्छे से जानते हैं और इससे बॉडी हमारी रीशेप कर जाती है। तो इसी के साथ हम देख रहे थे कि उसकी बॉडी की शेप अब चेंज हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने दान त्यान को ओपन कर लिया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 9 बार। और ये सब कुछ करने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी। और हम ये भी देख रहे थे कि उसका कलर भी चेंज हो चुका था। जैसे पहले तो वो वाइट वाइट सा लग रहा था, लेकिन बॉडी की शेप का चेंज होने के बाद वो रेड हो गया था। और ये सब कुछ उसके जलने की वजह से हो रहा था, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि उसकी बॉडी में से आग बाहर निकल रही थी। तो तभी उसके पीछे एक और बंदा खड़ा हुआ था। वो अपनी बॉडी को देखने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा उसे ये कह रहा था, कांग्रेचुलेशन, तुमने वो अचीव कर लिया जिसके लिए तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने साथ बैठे हुए बंदे को जोरदार पंच मारता है। और उसे यही कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा कि तुम मेरे पास ना आया करो। क्या तुम्हें फिर मुझसे पैसे चाहिए ताकि तुम जाकर फिर उसे गैमलिंग में ज़ाया कर दो। तो इस पर वो बंदा खुश होते उसे यही कह रहा था कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में मैंने सुना कि तुम्हारी बहन आ रही है तो इसलिए मैं उससे बचकर भाग रहा था। तो ये सुनने के साथ लू हैरानी से उसे यही कह रहा था कि तुम किसकी बात कह रहे हो, मेरी कज़न आ रही है या फिर मेरी बड़ी बहन आ रही है। तो वो आगे से खुश होकर यही कह रहा था कि वेल, उसकी ये हरकतें देखने के बाद वो उसे साइड पर गिरा कर ये कहता है कि वेल, जो कुछ भी तुम्हारे दरमियान रोमांटिक सी बातें चल रही हैं मुझसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो बंदा उसे ये कह रहा था कि लगता है कि तुम अपनी बहनों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो ये सुनना ही था कि उसके हाथ में जो प्याला था लू उसे तोड़ देता है। और वो काफ़ी ज़्यादा ना हैरानी की हालत में था और फिर यही पूछ रहा था कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें पता है कि मेरी कितनी बहनें हैं। क्या वो 2 हैं, क्या वो 3 हैं, क्या वो 4 हैं, क्या वो 5 हैं। वो इसी के बारे में बात कर रहा था। तभी बार आवाज़ सुनाई देती है कि पो की मनी किसी बंदे ने छीन लिया है। और तो अंदर बैठा हुआ अब लू ये सारी बातें सुन लेता है और वो उसी बात पर फोकस करने लग गया था कि आखिर कौन हो सकता है जिसने पो की मनी को छीना। तो तभी हम बाहर का सीन देख रहे थे जहाँ पो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो एक डिसिपल का पाँव पकड़ कर उसे ये कह रहा था कि प्लीज़ तुम मुझे ये पैसे वापस कर दो, मुझे इन पैसों की अच्छी खासी ज़रूरत है। इन पैसों से मैंने पूरे महीने का फूड खरीदना है, तो क्या तुम मुझे वापस कर दोगे, इसके बगैर मैं गुजारा नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुनने के साथ सामने खड़ा हुआ लड़का उसे ये कह रहा था कि वेल, मैंने इसे ढूंढा तो ये मेरा हुआ, भला मैं तुम्हें से क्यों दूंगा। वो उसके पैसे वापस नहीं करने वाला था। तो इस पर पोस्ट का पाँव पकड़ कर ये कहता है, तो तुम कैसे कह सकते हो ये तुम्हारे, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम बता सको ये पैसे तुम्हारे हैं। तो ये सुनने के साथ वो लड़का पो को लात मार कर ये कहता है कि तुम अपने गंदे हाथ मेरे पाँव से दूर रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे इस तरह पकड़ो। वहाँ पर खड़े हो बाकी सारे रिसिपर ये बात जानते थे कि ये पो का ही पार्सा है, लेकिन वो उस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि सामने खड़ा वो लड़का उनसे ज़्यादा ताकतवर था। अगर वो उससे पंगा लेते तो शायद वो उन्हें अच्छी तरह मार देता। फिर वो यही कह रहा था कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं किन्नर डिसिपल हूँ। उसी के साथ नीचे पड़े हुए पाँव के सार पर वो बार बार लातें मारकर उसे अच्छा खासा जख्मी कर रहा था। तो इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर लू आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसने पाँच भी बनाया हुआ था। और वो पाँच सामने मुझे उस लड़के को दे मारता, जिसकी वजह से उस लड़के की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर थोड़ा-सा पीछे हटने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद यही कह रहा था कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम हो कौन जो मुझसे पंगा ले रहे हो? लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मरना है, तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हुए हो। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।